उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर के नाजरीन को बिलअमूम और हमारे सामीन किराम को बिलखुसूस सैयद नारबली का प्यार भरा सलाम पहुँचे। सामीन किराम, सबसे पहले हम अपने उन जियालों को सलाम पेश करना चाहेंगे जो कोविड-19 की जंग के साथ लड़ रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स हों, हमारे डॉक्टर साहिबान हों, पुलिस डिपार्टमेंट हो, फायर एंड इमरजेंसी हो, म्यूनसिपलिटी हो या जो दीगर हमारे सरकारी इदारे इस वक्त इस जंग के साथ लड़ रहे हैं, हम उन सब को सलाम पेश करते हैं। आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आती है, वक्तन फ़वक्तन उन पर काम करें, क्योंकि हमारे अपने बचाव के लिए है, ये जंग किसी और के लिए नहीं लड़नी है। आज हमने दावत दी है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर बडगाम को। आज हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, पब्लिक के लिए ये क्या करते हैं, पब्लिक के इस डिपार्टमेंट के साथ क्या वाबस्तगियाँ हैं। क्योंकि कई दिनों से हमारे पास ये शिकायत आ रही थी कि जो मटेरियल हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, चाहे वो बाजरी हो, रेत हो या इससे जुड़ी पत्थर वगैरह जो भी मटेरियल है, ये हर गरीब को भी चाहिए, हर अमीर को भी चाहिए। सरकारी काम अगर हम नरेगा को देखें, 14th FC को देखें या जो दूसरी स्कीमें हैं उनके तहत जो सरकार ने पैसे वागुजार किए हैं, बहुत जगहों पे देखा गया कि वो पैसा कंसर्न BDOs के अकाउंट्स में 1 साल पहले चला गया है। लेकिन मटेरियल का रेट इतना बढ़ गया है कि आज कोई भी कंट्रैक्टर उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। और आजकल अवाम उन्नास की हम तक यह शिकायत पहुंची है मीडिया के पास कि हमें जो ये मटेरियल है ये बहुत महंगे दामों पर मिलता है। जब हमने ट्रांसपोर्टरों के साथ बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, क्योंकि हमें ये महंगा ही मिलता है तो नेचुरली हमें महंगा ही बेचना पड़ेगा। कुल मिलाकर जब देखेंगे तो आम इंसान जो है, ख़ासकर जो हमारे बिलो पावर्टी लाइन जो लोग रहते हैं, उन पे मार पड़ती है। उनकी कमर पहले ही टूट चुकी है महंगाई की वजह से। आशियाना तो हर किसी को चाहिए, छोटा हो या बड़ा, लेकिन जब वो मटेरियल भी उसको मुँह महंगे दामों को मिले तो आप खुद समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी। हमने सोचा कि क्यों ना हम इस सिलसिले में आज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनसे बात करें और उन्हीं से हम जानना चाहें कि क्या वजह है जो ई टेंडरिंग का सिस्टम गवर्नमेंट ने उठाया था, बाहर की कंपनियों ने शायद उनके ठेके भी लिए थे, उसमें क्या दिक्कतें हैं, अभी तक वो क्यों लागू नहीं हुआ। और अगर वो लागू नहीं हुआ तो जो आप दरियाओं से मटेरियल उठाने पर पाबंदी है उस पर कितना अमल हो रहा है। और इस सारे के बीच में जो रिक्वायरमेंट है फील्ड में, चाहे सरकारी तौर हो या पब्लिकली हो, उसको पूरा करने के लिए ये डिपार्टमेंट क्या कुछ कर रहा है। सर, आप उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसे कि अभी मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपका डिपार्टमेंट जो है जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, अक्सर हमारे जो लोग हैं उनको इसके बारे में पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। आप थोड़ा सा हमें अक्सर पहले हमारे सामीन को बताइए कि ये महकमा है क्या। देखिए, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट जो है इसकी 3 विंग्स हैं। एक ड्रिलिंग विंग, जियोलॉजी विंग और माइनिंग विंग। माइनिंग विंग का काम जो है वो रॉयल्टी कलेक्शन है, परमिशन फॉर मटेरियल, जो भी एक्सट्रैक्शन होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसके रूल्स बने हैं MMRD 1957 और हमारे जो रिसेंटली SRO 105 और SRO 302 फॉर क्रशर्स। तो ये हमारे रूल्स हैं, हम इन रूल्स पे ही चलते हैं। जो आप कह रहे हैं ई टेंडरिंग के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में 14 ब्लॉक्स जो है आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उनमें से हमारे 4 ब्लॉक सैंड के हैं, लजन से लेकर कदलबल लजन से लेकर सतबुनी तक हमारे 4 ब्लॉक सैंड के हैं। और यहाँ से बीरवा साइड के हमारे 3 ब्लॉक्स हैं, सुखनाग पे है, और यहाँ से चाडूरा साइड हमारे बाकी ब्लॉक्स हैं, वो RBM के हैं। तो पहले क्या होता था, इन रूल्स के जब भी रूल्स जब ई टेंडरिंग के पहले 2017 में ओपन ऑक्शन हुए थे ये ब्लॉक्स, कुछ ब्लॉक्स, तो ओपन ऑक्शन फिर स्क्रैप हो गया, उसका ऑर्डर निकला उस स्क्रैप का, वो स्क्रैप हो गया। उसके बाद ई टेंडरिंग हो गई।
ई टेंडरिंग में हमारी फर्स्ट फेज़ में 7 ब्लॉक्स जो हैं वो ऑक्शन हो गए और हमारे 7 ब्लॉक जो हैं वो ऑक्शन होने हैं। इनकी जो ये इनको कुछ कंडीशंस जो हैं फुलफ़िल करनी है। उसमें से सबसे पहले जो है, जो सक्सेसफुल बिडर होगा, सक्सेसफुल बिडर को 50% डिपॉजिट करना है जो भी फाइनल बिड उसने दी होगी। उसका 50% जब वो बिड अमाउंट भरेगा, उसके बाद डायरेक्टर साहब को हमारे रिकमेंडेशंस जाएंगी फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर कंसर्न जो है वो इसके चेयरमैन है इस कमेटी के। रिकमेंडेशंस जाने के बाद उनका लेटर ऑफ इंटेंट आएगा। LOI इशू होने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए उनको पहले माइनिंग प्लान बनाना है। माइनिंग प्लान में जो मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन, इनको कौन सी मशीनरी यूज़ करनी है, मैकेनाइज्ड है, सेमी मैकेनाइज्ड है, मैनुअल है, तो ये सारा कुछ जो है ये माइनिंग प्लान में। माइनिंग प्लान जो बनाएगा वो एक RQP बनाएगा और उसमें भी बाकी रूल्स हैं। लेस देन 5 हेक्टेयर्स क्या है, ग्रेटर देन 5 हेक्टेयर्स एरिया जो है उसमें क्या होगा, वहाँ हम नहीं जाएंगे, वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो माइनिंग प्लान के बाद वो माइनिंग प्लान, उस माइनिंग प्लान की जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर उस कमेटी के चेयरमैन है। बाकी उसमें मेंबर्स भी हैं, INFC है, रेवेन्यू के हैं और डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर हैं, माइनिंग के हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो भी उसके मेंबर सेक्रेटरी हैं। तो वो माइनिंग प्लान जो है वो अप्रूव करेंगे DC साहब। तो उसमें वो डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर मैकेनाइज्ड होना है, सेमी मैकेनाइज्ड होना है, मैन्युअली होना है, वो वहीं पे डिसाइड होगा। जब अप्रूव माइनिंग प्लान हो जाएगा उसके बाद वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। उसकी एक अलग कमेटी है स्टेट लेवल की, उसके 10 to 15 मेंबर्स हैं, वो कमेटी बैठती है, उसके लिए बाज़ाब्ता एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनता है। तो वो रिव्यू करते हैं इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सॉफ्ट कॉपी भी इनको करना पड़ता है अपलोड, और हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद उसका केस रिव्यू हो जाता है। रिव्यू होने के बाद वो डिसीजन लेते हैं वेदर एनवायरमेंटल क्लियरेंस इनको अलॉट करनी है नहीं करनी है। इन केस एनवायरमेंटल क्लियरेंस इनको मिल गई, इस सक्सेसफुल बिडर को फॉर अ पर्टिकुलर ब्लॉक अगर एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई तो उसके बाद वो अप्लाई, उसके बाद उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट टू ऑपरेट मिलेगा। जब ये 2-3 चीज़ें, ये कंडीशंस फुलफिल करेगा, उसके बाद डायरेक्टर साहब इनको लीज ग्रांट करेंगे। एट दैट टाइम उसको 50% जो रिमेनिंग 50% है वो भरना है। बिल्कुल। उसके बाद लीज जब ग्रांट होगी तो फिर वो काम कर सकते। इस सारे प्रोसेस को चलने में शायद काफ़ी टाइम लगेगा। जैसा कि हमने देखा अभी इस पर शायद 20% भी काम पूरा। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन्होंने बड़ा सीरियसली लिया है इस इशू को, और हम फास्ट ट्रैक बेसिस पे ये काम कर रहे हैं। माइनिंग प्लान्स बन रहे हैं, अप्रूव हो रहे हैं। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का ले लें, उनके सारे माइनिंग प्लान्स अप्रूव्ड हैं। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का ले लें, सारे माइनिंग प्लान्स अप्रूव हैं। तो इसमें टाइम बहुत कम, डिपार्टमेंट जो है वो बहुत मुझे लगता है फास्ट ट्रैक बेसिस पे ये काम हो रहा है। तो माइनिंग प्लान्स जो बन रहे हैं वो साथ साथ अप्रूव हो रहे हैं, और साथ साथ एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए वो अप्लाई भी कर रहे हैं। मे बी इन नेक्स्ट वीक और सो माइनिंग प्लान, ये एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी इशू हो जाएंगी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसीलिए ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये रातों रात हो जाएगा। वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनिंग प्लान में एक अलग सी इनको स्टडी करनी है, माइनिंग प्लान बनाना है, एरिया देखना है, एक्सट्रैक्शन देखनी है, डेप्थ देखनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसको तैयार करने में। सही बात है, लेकिन एक चीज़ हम मुझे बताइएगा पुलिस, मेरा आवाम जानना चाहता है, आम इंसान जानना चाहता है कि सरकार के काम तो चलते रहते हैं, सरकार के प्रोग्राम चलते रहते हैं, लेकिन उस बीच ज़िंदगी को भी रवां दवा रखना है। जो अभी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, बैन है हर जगह कि भाई कहीं से भी लिफ्टिंग नहीं होगी जी, लेकिन लिफ्टिंग हो रही है, मटेरियल निकल रहा है, पहुंच रहा है जगह जगह पे। अगर हम ये कहें कि सिर्फ आवाम इस्तेमाल करे तो गलत कर रहे हैं, लेकिन सरकारी जहाँ पे काम चल रहे हैं उनमें भी ये मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ये मटेरियल किस हद तक और किस कैपेसिटी में ये उठाया जा रहा है हमारे इन नदी नालों से? देखिए, ये सारा जो मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो रहा है ये इलीगली एक्सट्रैक्ट हो रहा है,
और हमने हर एक तहसील में इस इलीगल एक्सट्रैक्शन के ख़िलाफ़ वक्त ब वक्त हमने एक्शन लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिसेंटली देखेंगे जो पटमखामा एरिया है हमारा मागाम साइड, वहाँ पे हमने रैंप्स काटे और वहाँ की आवाम बड़ी खुश है कि वहाँ पे रैंप्स कटे और काम वहाँ पे बंद हो गया है, क्योंकि हमारी बहुत सारी कंप्लेंट्स वहाँ से आ रही थी। वहाँ पे हमने जब कंप्लेंट्स का ज़्यादा ये हो गया तो हमने डी साहब की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आ गई, जी इसको जी आप देख लो वहाँ पे जाके। हालांकि पॉजिटिव ऑफ स्टाफ तो हमारे पास है ही, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ गए और हमने वहाँ पे रैंप्स काटे। बाकी जो वहाँ पे आपके पता होगा आपको बदरन एरिया है जो कि आधा बारामूला फिरोजपुरा नाले पे है, वो बदरन, वहाँ पे भी हमारी कंप्लेंट्स आ गई। वहाँ पे भी हमने जो रैंप्स है वो काटे। सीजर्स हम करते हैं, हालांकि माइनिंग रूल्स बड़े टफ़ हैं इस मामले में, तो सीजर्स करते हैं। उनकी कंपाउंडिंग नॉट लेस दैन 10,000, वो भी आपको पता होगा। और बाकी जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बडगाम तहसील में जो इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ क्ले हो रही है वो ज़्यादातर ऑड आवर्स में होती है, लेकिन उसको भी हम कंट्रोल करने में कुछ हद तक कामयाब हो गए हैं। और जो भी एक्शंस हम करते हैं वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं है कि हमने आज एक्शन ले ली फिर हम एक महीने के बाद जाके, ऐसा नहीं है, हम एक्शंस लेते रहते हैं। वो भी एक वजह है जो आप कह रहे थे मटेरियल जो है महंगा हो रहा है, वो भी एक वजह है कि यहाँ से जो है एक्सट्रैक्ट कम हो रहा है, रात के टाइम में हो रहा है, वी आवर्स में हो रहा है। तो एंड यूज़र जो है वो अपनी मजबूरी के सबब, या जो भी मैं आपको ज़्यादा पता होगा, मजबूरी है उसको लेना है तो बनाना है, तो वो उस हिसाब में फिर उसको महंगा लेना पड़ता है। हालांकि इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ क्ले जो है वो बड़ा पार्ट है बडगाम में, बहुत ज़्यादा इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है। वो हमने जो आपने देखा होगा पहले तो बहुत सारी हो रही थी इलीगल एक्सट्रैक्शन क्ले की, दिन दहाड़े चलता था, लेकिन हमने इसमें जो है बहुत सारे सीजर्स किए हैं। पिछले 2 महीने में हमने ऑलमोस्ट 32 व्हीकल जो हैं वो सीज़ की हैं और अबव 6 लाख हमने जो कंपाउंडिंग से। लेकिन अगर आप क्ले की बात हम करेंगे तो जो बट वगैरह हमारे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में वो बहुत ज़्यादा है। अभी जो आप ब्रिकलिन्स की बात कर रहे हैं, ब्रिकलिन्स का 2016 में ये रूल्स आ गए कि माइनिंग प्लान इनको बनाना है। हमने इनको माइनिंग प्लान, हमने इनको चिट्ठियाँ भी लिखी हर एक ब्रिकलिन ओनर को कि आप माइनिंग प्लान बनाइए, आपकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस आ जाएगी, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल जो है वो क्ले है। तो इस साल जब 25 नवंबर के बाद एनजीटी की क्लियर गाइडलाइंस आ गई कि अब जो है माइनिंग प्लान के बगैर, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बगैर कोई भी एक्सट्रैक्शन नहीं होगी। अभी तक ये बाटा आपने सीज कर दिया है इसमें जो इलीगली चला रहा था? जी, इलीगली उसमें भी हमने रैंप्स काटे, उसमें भी हमने परसों भी एक एक्सरसाइज की, वो एक ब्रिकलिन सीज किया। उससे पहले भी हमने एक ही लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये होती कर रहे हैं हम, प्रोसेसेस है ये, हम एक्शंस ले रहे हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम हम एक्शंस ले रहे हैं ब्रिकलिन्स के रिगार्डिंग। और इस साल हमने ये किया कि वी विल गो वेरी हार्श ऑन देम, और हम इनके जो है जो भी इलीगली ऑपरेट करेगा हम एक्शन। यहाँ पे एक नुक्ता मुझे याद आया, अगर गुंदीपुरा एक एरिया है हमारा बिरवा का, तहसील बिरवा में ही है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम का, वहाँ के लोगों ने पिछले 1.5-2 साल से वो काफ़ी हल्ला गुल्ला किया, बड़ा शोर मचाया उन्होंने, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ख़राब हो चुका था इन्हीं भट्ठों की वजह से। उन लोगों का जीना हराम हो गया, काफ़ी लोग वहाँ बीमार भी हो गए हैं। बड़ा उसमें मीडिया भी हुआ था कि यार ये नहीं होना चाहिए, बट प्रोसेस वो काम जो है वो बिल्कुल आराम से चल रहा है, वो आराम से चल रहा है। जहाँ हम एक तरफ देखेंगे कि कहीं घरवाले को 2-4 गाड़ियाँ मिट्टी चाहिए, कहीं भराई के लिए, कहीं अपना ज़मींदारी के लिए, या कहीं साग सब्जी बनाने के लिए, उस पर पाबंदी है। लेकिन जब भट्ठे वाले को देखिए तो वहाँ तो हज़ारों ट्रक उसको चाहिए, लेकिन वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। तो ये डिफरेंस क्यों है इस बीच में? जो एक्सट्रैक्शन 25 नवंबर से पहले हमारे पास रूल्स थे, अप टू 1 हेक्टेयर हम शॉर्ट टर्म परमिट्स देते थे, लेकिन उसके बाद हमने शॉर्ट टर्म परमिट्स बंद कर दिए हैं। उसी जो हम वो शॉर्ट टर्म परमिट्स देते थे उसमें हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी काम होता था, डेवलपमेंट वर्क, वो भी आ जाता था, और प्राइवेट सेक्टर में हम दे सकते थे। लेकिन अब उसके बाद जो रूल्स आ गए, तो उन रूल्स के आने के बाद हमने जो शॉर्ट टर्म परमिट्स हैं वो बंद कर दिए। उसके बाद 28 मार्च को एक सर्कुलर आया SO 1224E,
उसमें ऑर्डिनरी क्ले जो है वो उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस एग्जेम्प्ट की गई है फॉर दीज लीनियर प्रोजेक्ट्स, या जो भी ये हम ड्रेजिंग करते हैं रिवर्स की, बैरेजेस की और कैनाल्स की, उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस एग्जेम्प्ट, उसके उसमें एग्जेम्प्ट, उसमें हम शॉर्ट टर्म और डिस्पोजल परमिट्स देते हैं। बाकी जो है उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो ब्रिकलिन वाला हो या चाहे उसको प्राइवेट सेक्टर में यूज़ करना हो, उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना ही करना है। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत सारे हमारे कॉलेज है जो फ्लड चैनल्स है, कॉलेज वगैरह हैं, उनमें ड्रेजिंग की थी गवर्नमेंट ने, अच्छी बात है। जहाँ से वो उन्होंने किले जो निकाल, जो उनका वो मड वगैरह था वो अभी तो खुश्क हो चुका है, वो उसको अभी तक नहीं उठाया गया है, वो जहाँ है वहीं पे है। अगर वहाँ से आप कह रहे हैं कि इसको थोड़ा बहुत इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, एनवायरमेंटल इसमें अभी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, अगर उस मिट्टी को उठाने की इजाज़त है तो अच्छी बात है। लोकलिटियों में है, वो बस्तियों में है, तो लोकल जो डिमांड है वो भी उससे पूरी हो सकती है, लेकिन उन्हें भी परमिशन नहीं दिया जा रहा है उठाने के लिए। हमारे पास ऐसा कोई भी केस नहीं आया अभी तक जिसमें ड्रेज ऑलरेडी हुआ हो और वो डिस्पोज ना हुआ हो। हमारे पास अभी कोई केस ऐसा नहीं आया। इन केस हमारे पास ऐसा कोई केस आता है तो वो भी लुक इनटू द मैटर एज पर रूल्स में आता है सारा। उसमें अप टू 5000 मेट्रिक टन जो है वो डीएमओ की कॉम्पिटेंसी में आता है, और 5000 टू 50,000 वो जॉइंट डायरेक्टर साहब की कॉम्पिटेंसी में आता है। अबव 50,000 मेट्रिक टन वो डायरेक्टर साहब की कॉलेज जो हमारी है, जहाँ से हम ये ड्रेजिंग वगैरह करते हैं, तो या तो इरिगेशन की होती है या फिर फ्लड डिपार्टमेंट की होती है। उनके ऑर्डर्स, ड्रेजिंग के ऑर्डर्स भी इन्हीं डिपार्टमेंट से आते हैं। उन कंसर्न इरिगेशन, अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट कहीं पे ड्रेज कर रहा है तो वो ऑर्डर्स भी वहीं से आते हैं, उनके जो परमिट्स भी वो भी वहीं से आते हैं, वो भी वहीं से आते हैं। तो अगर कहीं पे ड्रेज आउट मटेरियल है और इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको ओन करता है कि हाँ ये ड्रेज मटेरियल है, तो डिस्पोजल परमिट हम इशू कर सकते हैं एज पर रूल। जो भी होगा हम करेंगे, उसमें उनको दिक्कत नहीं है, उसमें उनको। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी सरकारी अहकामात अपनी जगह है, जब्तियाँ अपनी जगह है, हर एक चीज़ पब्लिक के लिए ही होती है, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन जो पब्लिक डिमांड है मटेरियल की, उसको फिलफिल करने के लिए क्या कुछ किया गया है? पब्लिक डिमांड आप क्ले में कह रहे हैं या आरबीएम? दोनों चीज़ों में। देखिए फिलहाल तो बैन है, फिलहाल तो बैन है। जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जो भी हमारे ऑक्शन ब्लॉक्स हैं, जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनकी नहीं आ जाती है, वो यार हैंड कफ हम परमिशन नहीं दे सकते। तो यहाँ अगर हम सरकार की बात करेंगे, अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर एरिया जो है वो रूरल एरिया ही है, सिटीज़ बहुत कम है, वहाँ पे 14 FC के तहत काफ़ी फंड्स वागुजार हो चुके हैं, मनरेगा में काफ़ी पैसे आ चुके हैं, ये काम सरकारी हैं, सरकार को करने हैं, ये फंड्स रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन मटेरियल की वजह से अभी तक वो काम कर नहीं पा रहे हैं कंट्रैक्टर्स, क्योंकि कहते हैं महंगा है, मटेरियल नहीं मिल रहा है। ये पैसा कल को कहीं सरेंडर तो नहीं हो जाएगा, इससे पब्लिक को भी नुकसान है और सरकार को भी प्रॉब्लम है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है? आपकी इंफॉर्मेशन देखिए, इस बारे में तो आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ इस बात पे, क्योंकि ये जो है डिपार्टमेंट दूसरा है, हमारा डिपार्टमेंट दूसरा है। मे बी अगर वो किसी परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका केस हम फॉरवर्ड करेंगे, हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे वो है, चांसेस है कि अगर कोई अप्लाई करे, बिल्कुल एज पर रूल, क्यों नहीं? अगर वो करेंगे हम क्यों नहीं परमिशन देंगे? अगर हमारी कॉम्पिटेंसी में है हम क्यों नहीं करेंगे? हमारा रूल अलाउ करता है, हम क्यों नहीं करेंगे? हमें तो करना है, हम उसी के लिए बैठे हैं चेयर पे। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है? उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, आपकी क्या मैसेज होगी पब्लिक के लिए, और जो हमारे ट्रांसपोर्टर साहिबान हैं, अगर किसी की गाड़ी सीज हो जाती है, काफ़ी परेशानी हो जाती है उसको। हम तो देख रहे हैं जैसे हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हालात हैं, पिछले 2-3 साल से ज़्यादा ही कुछ अच्छे नहीं हैं। ट्रक वाला है, कोई टिपर वाला है, या कोई ये बेचारे लोग। मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं कोई गाड़ी खरीदता हूँ, मुझे आरटीओ के पास जाना ही जाना है। आरटीओ से मेरे को अप्लाई करना ही करना है पेपर्स के लिए, उसके बगैर तो नहीं कर सकते हैं। हम गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते हैं, टोकन भरना ही भरना है। जब तक हम वो चीज़ नहीं करेंगे तब तक हम रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं। रूल्स हर एक के लिए ऐसे ही हैं। मैं अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों को यही कहूँगा कि वो इलीगल ना करें, क्योंकि अगर वो इलीगल करेंगे तो एज़ पर रूल हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हम मजबूर हैं, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक
कोई रूल निकलता नहीं है, ऑक्शन ब्लॉक्स जो हुए हैं उनकी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं आ जाती हैं, तब तक वो इस चीज़ से अगर दूरी रहे तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उनको फेस करना पड़ेगा यार। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर बडगाम, जिनका कहना है कि जहाँ पे इमरजेंसी है, कहीं ज़रूरत है, जैसे हमने पहले भी अर्ज़ किया कि ब्लॉक डेवलपमेंट के काफ़ी सारे काम पड़े हैं, या इन्होंने कहा कि जो मिट्टी है अगर कहीं ड्रेजिंग हो चुकी है, वो मिट्टी खुश्क है तो उसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, जिससे लोकल डिमांड जो है हमारी पूरी हो जाएगी। अगर कहीं सरकारी काम है जैसे नरेगा है, 14th FC है, या दूसरे ऐसे सरकारी काम है, उसके लिए मटेरियल की ज़रूरत है, वो प्रॉपरली इनको अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें परमिशन मिल जाएगी। हम उम्मीद करेंगे कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को देखें ताकि जो आवाम का पैसा है वो आवाम की खुशहाली के लिए सरफ हो जाए। और ट्रांसपोर्ट हजरात से भी हम यही गुजारिश करेंगे कि वो कानूनों को ही फॉलो करें, जहाँ पे इन्होंने कहा कि चांसेस है उन्हें रिलैक्सेशन मिल सकती है तो उसी को फॉलो करें। ऐसा ना हो कि उनको भी तकलीफ़ पहुँचे और डिपार्टमेंट को भी एक्शन करनी पड़े और आवाम को भी सफ़र करना पड़े। इसी के साथ सईद नारबली, सईद इरफान नबी के साथ अपने सामीन से रुखसत लेगा। अस्सलाम वालेकुम।